क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉम्ब वाला क्वेश्चन किया था ना, बॉम्ब वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और लिखेंगे। लिखिए अ शेल एट रेस्ट, अ शेल एट रेस्ट, शेल बेटा वेट नहीं, शेल, अ शेल एट रेस्ट, आवाज थोड़ी तेज है, a shell at rest at origin explodes into three pieces, explodes into three pieces of masses 1, 2 and m kg, of masses 1 kg, 2 kg and m kg, फुल स्टॉप। एक है 1 किलो का, एक है 2 किलो का, एक है m किलो का, ठीक है। आगे लिखिए द masses 1 and 2 kg fly off with speeds, the masses 1 and 2 kg fly off, the masses 1 and 2 kg fly off with speeds 12 meter per second, with speeds 12 meter per second along x-axis, 12 meter per second along x-axis and 8 meter per second along y-axis, 8 and 8 meter per second along y-axis respectively, along y-axis respectively, ठीक है। आगे लिखें फुल स्टॉप लगा के, इफ m kg, इफ फुल स्टॉप लगा के लिखना था, इफ m kg flies off with 40 meter per second, o double f वाला ऑफ बेटा, flies off बताना पड़ता ना, flies off with 40 meter per second, then find the total mass of the shell. If m kg flies off with 40 meter per second, then find the total mass of the shell, ठीक है। करिए, नहीं दी हुई है m kg के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई की गई है, ये आपको खुद को सोचना है वो कहाँ जाएगा। कितना बेटा? चलो लेट्स सी, सुनो क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बेटा मास यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, ये अपने को गिवन है। इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं? 3 टुकड़े हो रहे हैं। एक टुकड़ा 1 किलो का, एक टुकड़ा 2 किलो का, एक टुकड़ा m किलो का, ये अपने को गिवन है। ये सब कहानी क्वेश्चन में गिवन है। 1 किलो वाला कहाँ जा रहा है? x एक्सिस में। कितने से जा रहे हैं? 12। मतलब कि यहाँ पर अगर ये 1 किलो का टुकड़ा मैं बना लूँ तो 1 किलो आगे कितने से जा रहा होगा बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इससे अलग होने के, ठीक है। 2 किलो वाला टुकड़ा कहाँ जा रहा है? y एक्सिस के अंदर जा रहा है और कितने से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितने किलो का है बेटा? 2 kg। और ये कितने किलो का है? अब आप ही लोग बताओ, इस सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे नेट फोर्सेस 0 है ना, इंटरनल फोर्सेस का कारण ही तो पूछा है। तो विल द मोमेंटम बी कंजर्व्ड और नॉट? यस और नो? बिकॉज मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो तुम ही सोचो m kg को कहाँ जाना चाहिए मोमेंटम कंजर्व्ड रखने के लिए। सोच, अगर एक टुकड़ा राइट जाता था तो एक टुकड़ा क्या लेफ्ट जाना चाहिए? एक टुकड़ा ऊपर जाता था तो क्या एक टुकड़ा नीचे जाना चाहिए? तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर एक राइट एक ऊपर जा रहा है तो m kg कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट या राइट? मतलब इधर या नीचे? क्या बेटा बीच में? हो गया सवाल। लेट्स कंसिडर दिस एंगल टू बी थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन निकल गया? m kg निकल गया। उसकी स्पीड आपको दे रखी है, वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करूं? ये तो डायग्राम तो बना लिया, अब क्या करूं? अब क्या x में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन?
वाई में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले एक्स में अप्लाई कर लेते हैं। बोलो एक्स में क्या आ जाएगा, इसका ये कॉम्पोनेंट बोल, m इंटू 40 cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या बेटा 12 इंटू 1। मैंने x डायरेक्शन में क्या लिखा है बेटा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। आपको समझ ही नहीं आ रहा, इनिशियली क्या बेटा ये वाला जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे रखा था, फाइनली क्या ये भाई साहब इधर जा रहे हैं और 12 वाला इधर जा रहा है, तो x x का लिखूंगा, इसमें y भी लूंगा x x, तो ये कितना हो गया माइनस 40m cos थीटा और प्लस 12 इंटू 1, माइनस का साइन जाएगा तो यही तो रहेगा। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, m इंटू 40 cos थीटा और 0। असली में ये लिखा हुआ है, तुम क्या ऐसे लौट जाते हो कि ये आपने p इनिशियल में कैसे लिख दिया, अरे ये 0 है एंड द 0 इज इक्वल टू व्हाट 12 इंटू 1 माइनस 40m cos थीटा। अभी आ गया समझ, अभी इधर जाएगा तो वही तो आएगा जो मैंने लिखा था, जम्मू है कहीं। तो बोलो कितना आ गया 40m cos थीटा इज इक्वल टू 12, सही है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब y वाली लिखो, बोलो डायरेक्ट लिख दूं ये वाली इक्वेशन या ऐसे ही लिखूं वापस, लिख दूं वापस, p इनिशियल इज p फाइनल। बोलो y में कितना 16 और इसका कितना 40 साइन थीटा, तो बोलो क्या आ जाएगा 40m साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 8 सा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब ये थीटा कहाँ से लाऊं, डिवाइड करूं तो 10 थीटा आ जाएगा, क्या का डिवाइड, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, नहीं आया समझ। देख अगर डिवाइड करूंगा तो 10 थीटा या कॉट थीटा बन जाएगा, वो भी मेरे काम का नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो m की वैल्यू तो निकालनी है ना, नहीं आया समझ। तो m की वैल्यू निकालनी है तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड। तो आपने क्या किया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर मतलब, बोल ही नहीं रहे क्या बेटा 1600m स्क्वायर, समझ में नहीं आया। यही बचेगा या और भी कुछ बचेगा, cos स्क्वायर प्लस क्या बेटा 1600m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज, सही है। बोले जरा क्या आ रहा है, क्या दिस इज 400, नहीं दिखा 400 ही तो है, ये 400 हो गया और ये 1600 हो गया, 1600m स्क्वायर है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू क्या बेटा 400। ध्यान से देखो m स्क्वायर की वैल्यू है 1/4, तो m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस हाफ मत बोलना, पता लगे प्लस माइनस हाफ बोल रहे हो। नेगेटिव मास पढ़ाया था सर आपने, क्या बात कर रहे हो, कैविटी बनी हुई है उसमें आधे किलो का मास, आधे किलो की कैविटी है ना, बहुत ही शानदार, वाह वाह एकदम, जिंदगी झंडवा तब भी घमंडवा है ना। आओ देखें, समझने की कोशिश करें। अब मान लो इसके अंदर ये मास तो मैंने निकाल लिया, मास निकालने के बाद कोई बोले थीटा भी निकालो, तो निकाल लोगे, कहीं भी m की वैल्यू पुट कर दे, कहीं भी m की वैल्यू पुट कर दे, इक्वेशन 1 में कर दे। बोल क्या आ गया 40 इंटू 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 12, क्या बेटा 20, तो cos थीटा कितना आ गया बताना 12/20, मतलब cos थीटा 3/5 कहाँ होता है 53 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो आसान है, बताओ। आपको आंसर हाफ निकालना था या टोटल मास निकालना था, तो टोटल मास क्या 3.5 किलो, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ भाई, 1 किलो का ये गया, 2 किलो का ये गया, m किलो का ये गया, m की वैल्यू क्या आई हाफ, तो टोटल मास क्या आया 1 + 2, 1 और 2 सोच रहे हैं, 1 और 2 और आधा 3.5 इज द राइट आंसर। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आया था ना, तब क्या हुआ, उन्होंने m की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने टोटल मास पूछा। पर हम क्या करते हैं m की वैल्यू निकालते हैं, पहला ऑप्शन m की वैल्यू लिखा हुआ होता है, हम इस पर टिक मार के आ रहे हैं।
सही करने के बाद भी गलत कराता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वाली बात चेक करनी बहुत जरूरी है। m की वैल्यू नहीं पूछी आपसे, क्या पूछा है? टोटल मास ऑफ द शेल। तो लिख लेना टोटल मास इज 3.5 kg। ठीक है, समझ ही नहीं आया? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो सोचना पड़ेगा नहीं सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक, अप्लाई सम ब्रेन्स। हाँ कर लेना, मैं काम बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन कर दे तो थीटा निकालेगा, थीटा निकाल के फिर m निकालेगा। तो लंबा प्रोसेस है ना, तेरे को तो m निकालना है ना। अरे तरीका तो सही है, पर मैं तो तेरे को और छोटा तरीका बता रहा हूँ ना। तेरे को वो छोटा लग रहा है तो उससे कर ले, मैं तो मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। तरीका तो सही है ना बेटा, उसमें क्या हुआ? तरीका इज नॉट रॉन्ग, जस्ट दैट वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है थीटा निकालना। जब पूछा नहीं है तो क्यों निकालूं? पर तुम्हें अगर समझ में आता है थीटा निकाल के वैल्यू पुट करना, तो मैं मना नहीं कर रहा। यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। ओके, वेरी गुड। अब ठीक है, मतलब अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? सुनो, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। मान लो अपने पास में है ना एक ब्लॉक था, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है बेटा ये 1.5 kg का है। कितने किलो का है? 1.5 kg का। यहां से एक बंदूक की गोली आ रही है। लेट से वेलोसिटी ले लेते हैं इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी ले ली वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ले रहे हैं, और इसका मास था बेटा 0.5 kg। इसका मास क्या था? 0.5 kg, ठीक है। इसके मास की वैल्यू क्या है बेटा? 0.5 kg। दिख गया सबको? फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लो म्यू, मान ले म्यू है, क्या वैल्यू है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या मान लिया बेटा? म्यू। क्वेश्चन में आपको दिया कि ये वाला ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, गोली आ रही है कितने से? 10 से। गोली इससे टकराती है और इसके अंदर परमानेंट अंदर चली जाती है, ठीक है। तो बोलो गोली लगने के बाद में दोनों साथ जाएंगे या अलग रहेंगे? दोनों साथ जाएंगे, पर क्या फ्रिक्शन भी है? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है तो बताए ब्लॉक कभी तो रुकेगा। आपको बताना है गोली लगने के बाद में ये ब्लॉक कितनी दूर और चलेगा। आपको क्या बताना है? गोली लगने के बाद में ये ब्लॉक कितनी दूर और चलेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, यहाँ मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, हाँ या ना? कहना है कंजर्व मोमेंटम। क्यों? फ्रिक्शन नहीं दिख रहा। सिस्टम मानेगा तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा, तो फिर मोमेंटम। जब इन दोनों को एज अ सिस्टम ट्रीट करोगे तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आ रही होगी, वो इस पे थोड़ी ना लग रही है, ये रेंगती हुई आ रही है क्या? वही तो डायरेक्ट आ रही है, अरे ऐसे ही आ रही है ना, ब्लॉक रेंग रहा है। कैन मोमेंटम बी कंजर्व्ड? यस, इट कैन बी कंजर्व्ड। अच्छा वजह सुने, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब टक्कर वक्कर हो रही होती है या पटाखा वटाखा फूट रहा होता है, इन दैट केस जो आपके फोर्सेज होते हैं, पटाखा फोड़ने वाले, टक्कर वाले, ये वाले फोर्सेज बहुत हाई होते हैं। इनके आगे mg नॉर्मल वगैरह इन सब की कोई औकात नहीं रहती। याद करिए, mg की औकात खत्म हो जाती है, mg की औकात खत्म तो नॉर्मल की औकात भी खत्म, फ्रिक्शन वाली। म्यू इनटू n करेगा तो वो भी क्या आएगा? करीब करीब। इन कंपैरिजन टू टक्कर वाली फोर्सेज जीरो, इन कंपैरिजन टू टक्कर वाली फोर्सेज जीरो आ जाएगा ना। समझ में नहीं आ रही बात? तो क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ही बहुत छोटी है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू द टक्कर वाली फोर्सेज, इट इज नेग्लेक्टेड। और हम बोलते हैं इसके अंदर कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर टक्कर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर टक्कर मोमेंटम इज
कंजर्व। क्या ये बात समझ में आई है? अभी मान ले होता ही नहीं तो हमेशा कंजर्व्ड है। अरे बोलो ना यार, अगर ये होता ही नहीं, रफ होता ही नहीं सरफेस, तो हमेशा कंजर्व्ड था। सिस्टम माना नेट फोर्स 0 दिखा, मजा आ गया। बोलो हुआ कि नहीं? पर जब ये म्यू आ गया तो हमने कब कब कंजर्व किया मोमेंटम को? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्या ये बातें क्लियर हैं सभी लोगों को? वो उसी तरह का केस है जैसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो इसलिए उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो याद करो, अपन ने साइक्लिस्ट और सर्कुलर ट्रैक पढ़ा था, उसमें बोला था ना मैंने, जस्ट बिफोर ये वाला पॉइंट, जस्ट आफ्टर ये वाला पॉइंट, याद है? उसी तरह का जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर है। dx डिस्टेंस पहले, dt टाइम पहले, वो इतना छोटा है कि उसकी असलियत के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो इट कैन बी इग्नोर्ड, और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन की यहाँ पर कोई भी वैल्यू बेकार। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन करें और बताएं कि ये ब्लॉक जब इससे टकरा के इसमें घुस जाएगा तो ये दोनों साथ जाएंगे, साथ कितनी दूरी तक जाएंगे? करिए, कुछ कह रहे हैं? 5/4। चलो देखो यार, सबसे पहले क्या हमें मोमेंटम कंजर्व करना है? कैसे कंजर्व होगा? इनिशियली बस ये चल रहा है और ये तो रेस्ट पे, तो मैंने क्या बोला? बोलो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जल्दी बताओ क्या करना है, बोलो। m1v1 और ये m2v2, m2v2 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो बोलो क्या आ गया? 0.5 इंटू 10 प्लस क्या बेटा 1.5 इंटू 0 शुड बी इक्वल टू। अच्छा, फाइनली क्या बुलेट इसके अंदर चली गई? बुलेट इसके अंदर चली गई तो क्या ये 2 किलो का डब्बा बन गया? जो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? मान लो 20 से जा रहा है। मान लो आफ्टर टक्कर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? तो क्या लिखूं? बोल 2v। अरे इनिशियल फाइनल बराबर कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया बेटा? 2 इंटू v। ये बात समझ में आ गई? बोल यहाँ पर कितना लिखा है? क्या दिस इज 5 इज इक्वल टू 2v, मतलब टक्कर के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आ गई? 2.5 v। अच्छा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया? 100%। इतनी कहानी आ गई तो आगे का तो हो ही गया। अब क्या आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगानी आती है? क्या लगा दूं? बोल, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्या फाइनल वेलोसिटी 0 है? इनिशियल वेलोसिटी बोलिए 2.5। इनिशियल कितनी है? तो बोलो क्या आ गया? माइनस ऑफ 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन याद करो, ऐसे क्वेश्चन कर लिया है। जब अकेला फ्रिक्शन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? म्यू mg के कारण। अरे बोलो भाई, तो क्या लिखते हैं बेटा? ma इज इक्वल टू म्यू mg। m से m काटता है तो एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे? म्यू g। सब भूल भाल गए बेटा तुम लोग। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें? म्यू g। क्या यहाँ पे म्यू g पुट कर दूं? एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया? म्यू g, और डिस्टेंस क्या मानिए? s। क्या ये एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में? क्या माइनस साइन लगा दूं? क्या ये वाला माइनस और ये वाला माइनस काट दूं? तो बोलो क्या आ गया? 2.5 का स्क्वायर, तो बोल 6.25 अपॉन 2 म्यू g इज इक्वल टू s। क्या बेटा यही आपका आंसर है? आपके सामने। समझ में नहीं आया? नहीं आया क्या? आना चाहिए, इसके अंदर ऐसा है ही क्या? चेक करो बेटा, समझ में आया कि नहीं? सभी लोगों को आया है? श्योर है? इसका सिंगल लाइन सॉल्यूशन बताऊं? एक लाइन। अच्छा देख, मुझे लगा कोई तो कर देगा, पर अलास वही बात। ये क्या लिखा होगा? अलास। ये क्या लिखा है? अलास। खलास। खैर याद है, सुनना मेरी बात। एनर्जी नहीं कंजर्व कर सकते। कहाँ से कर सकते हैं? जबरदस्ती कर सकते, कुछ भी बोल देगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, फ्रिक्शन है ना। एनर्जी कांट बी कंजर्व बट यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। यस और नो?
यहाँ पे फ्रिक्शन है, हाँ या ना? फ्रिक्शन मौजूद है ना? तो अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी कंजर्व कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। एनर्जी नहीं कंजर्व कर सकता, मतलब कि क्या करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगेगी? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद ही नहीं आ रहा क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियली क्या बेटा 2.5 से जा रहे हैं। इस v की वैल्यू क्या आ गई थी? 2.5। तो बोलो w और कंजर्वेटिव का वर्क डन तो जीरो है, पर फ्रिक्शन का कितना है? माइनस म्यू एम जी एस। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? माइनस म्यू एम जी इंटू एस। क्या ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है? समझ ही नहीं आया। दिस शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना? 2.5 का स्क्वायर। मास कितना? 2। बोलते और नहीं हो तो बोल क्या गया? एस की वैल्यू निकालनी है ना। माइनस माइनस 2 2 गलत आ रहा है क्या? सही तो आ रहा है। इसमें 2 आ रहा था ना अपना। अच्छा ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना। तो बोलो कितना आ गया? 6.25 अपॉन 2 म्यू जी। बोलो आया कि नहीं? वेरी गुड। आंसर आ गया ना एक लाइन में? यही लाइन तो लिखी, उसके बाद आंसर तो निकालने को एक लाइन लिखे है ना, 3 लाइन। अभी मैं चाहता तो यही लाइन लिख के छोड़ देता। हाँ सही। वो तो तुम्हें मैच कराने के लिए दोनों बता दिया मैंने कि देखो दोनों मैच कर रहे हैं। कर रहे हैं और क्या। तो देखो आपको तरीके सारे आने चाहिए। अब जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिए तो आपको ये तरीके भी बताए जा सकते हैं। मैं भी यही समझता था, जैसे तुम सोचते हो ना बीवी आएगी खाना तो बना के खिलाएगी, फिर पता लगा खुद ही को बनाना पड़ता है। अरे सुनो तो सही। अरे नहीं यार, खुद बनाना पड़ता है। चलो यहाँ ध्यान दो, एक नई चीज, एक कंसेप्ट है बेटा, इससे एक कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान देना, सुनना। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? लेट्स लर्न अबाउट अ न्यू कंसेप्ट। जैसे मान ले m मास का ब्लॉक है और है ना m मास की बुलेट है जो इसकी तरफ जा रही है विद सम वेलोसिटी u। कितनी वेलोसिटी से जा रही है? इसके अंदर एम्बेड हो गई। इसके अंदर क्या हो गई? एम्बेड हो गई। फ्रिक्शन नहीं है। सरफेस कैसा है बेटा? स्मूथ है। देयर इज नो फ्रिक्शन। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर इसमें एम्बेड हो गई तो फिर दोनों साथ साथ जाएंगे? साथ साथ जाएंगे। तो बोल पहले क्या मोमेंटम कंजर्व कर दूं? बोल भाई क्या आ गया? mu इज इक्वल टू क्या बेटा? 2mv। यहाँ से v की वैल्यू आ गई u/2। ये सबको समझ आया? वेरी गुड। मतलब कि अब ये 2m का एक सिस्टम बन के, कितने का सिस्टम बन के? u/2 से जा रहे हैं। कितने से जा रहे हैं? u/2 से मस्त ट्रेवल कर रहे हैं। ये बात सबको देखी? अब इसके अंदर मेरे से किसी ने पूछा कि एनर्जी के बारे में कमेंट करो, तो बता इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम यू स्क्वायर। इसकी तो जीरो है क्योंकि ये कैसे रखा था बेटा? मतलब इसकी तो जीरो थी, पर इसकी तो है सिस्टम के बाद में। जब सिस्टम बना तो क्या 2m का सिस्टम बन गया? सिस्टम 2m का बन गया और कितने से जाने लगा? u/2 से। तो k फाइनल क्या आ गई? हाफ इंटू क्या बेटा? 2m इंटू v की वैल्यू कितनी? का स्क्वायर। सही है? ध्यान दो, हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वायर बाय 4। क्या ये 2 से 2 काट दूं? ध्यान से देखो ये क्या लिखा है? k इनिशियल। क्या लिखा हुआ है? मतलब कि आपकी जो k फाइनल है इट इज k इनिशियल बाय 2। k फाइनल क्या है बेटा? k इनिशियल बाय। ध्यान से देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या ये सेम है? एनर्जी कंजर्व रहती है। जब मोमेंटम कंजर्व होता है तो एनर्जी भी कंजर्व होती है। ट्रू और फॉल्स? मुझे तो ये बताओ, ये तुम्हें एनर्जी सेम दिखी क्या इनिशियल और फाइनल? नहीं दिखी ना। इसका क्या मतलब है कि इवन दो मोमेंटम इज कंजर्व
एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व्ड है, बहुत अच्छी बात है, पर वो हर जगह कंजर्व्ड हो जरूरी नहीं है। अब यहाँ तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं दे रखा ना, तो भी आधी एनर्जी उड़ गई। देख भाई साहब, उबासी लो, मुंह बंद करके लिया करो। इतनी बड़ी उबासी ले रहा है और लिए जा रहा है। ऐसे थोड़ी, मतलब मुंह खुल गया उसके बाद बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा, और एकदम मतलब क्या बोलते हैं, गोरिल्ला जैसा मुंह बना लिया। ध्यान दो। हाँ, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? के इनिशियल। फाइनली क्या हो गई? के इनिशियल बाई 2। आधी गई ना, फ्रिक्शन में गई। कहाँ गई? एयर, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट, इन सब में निकल, पता नहीं लगता पर देखो निकल। एनर्जी कहाँ कंजर्व किया? इसमें कैसे एनर्जी कंजर्व करेगा? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, एनर्जी क्या कंजर्व कर रहा? कौन सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा है इसमें? थोड़ा बह गया। सही, कोई बात नहीं बेटा, इतना तो चलता है। जरूरी है, कई बार ऐसे बहना भी जरूरी है ना। ठीक, अरे ये बात समझ में आई। तो के फाइनल इज व्हाट? के इनिशियल बाय 2। क्या हो गया? ऑल गुड? ओके। अरे भाई क्या हुआ है? इसकी चीज आ गई। पंडा इज ट्राइंग टू बी द कुंग फू पंडा, है ना। चलो, ये बात समझ में आई। तो अल्टीमेटली एनर्जी का जो भी लॉस आया वो हुआ, पर नजर लोगों को लगता है एनर्जी कंजर्व रहती है जब जब मोमेंटम कंजर्व होता है। कुछ नहीं, ये कोई लॉ वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है एनर्जी कंजर्व हो, मोमेंटम कंजर्व ना हो, और हो सकता है मोमेंटम कंजर्व हो, एनर्जी कंजर्व ना हो, और हो सकता है कि दोनों एक साथ कंजर्व हो। समझ रहे हैं? तो इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि जब जब मोमेंटम कंजर्व होगा तब तब एनर्जी भी कंजर्व होगी। लिख लेना अपने पास, मोमेंटम कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। ये बस एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको। मोमेंटम इज कंजर्व डज नॉट मीन दैट, momentum is conserved does not mean that energy is also conserved, does not mean that energy is also conserved. हाँ, इसमें कौन सी फोर्स लाएगा? तो बेटा तो क्या लाएगा? बिना फोर्स के वर्क डन कैसे करेगा बेटा? और क्या निकालने की कोशिश करेगा उससे? ये सोच। व्हाट विल यू ट्राई टू फाइंड आउट? फ्रिक्शन है तो कभी रुकेगा क्या ये ब्लॉक? नेवर। समझ गया? इसीलिए तो इसलिए जितना बताया उसके ऊपर ध्यान दें अभी एक बार, ठीक है? समझ गया मेरी बात? ऐसे कैसे सर, ये कैसे हो सकता है ना? खैर चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लगा तू वर्क एनर्जी, ठीक है? अभी देखते हैं क्या लगा है। तुम्हें गोलियों से खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत खतरों के खिलाड़ी हो रहे हो ना? आओ खेलो। आओ बेटा, खतरों के खिलाड़ी बन जाओ। 1.5 किलो के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर, और ये आई गोली, और ये आई गोली, और इस ब्लॉक को बोला गया कि तू अब गोली खा। क्या खा बेटा? गोली खा। और इस ब्लॉक ने क्या खाई? गोली। क्या हुआ? छोली? आ रहा
कंट्रोल योर इमोशन। आपको स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। और जो गोली है ना बेटा, वो टक्कर खाने के बाद में परमानेंटली ब्लॉक के अंदर ही समाहित हो जाती है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ये कंडीशन आपको गिवन है। करो, लगा जरा वर्क एनर्जी थ्योरम। हो गया? बताओ क्या किया? सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने की सोची या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की सोची? वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, यहाँ जरूरत ही नहीं थी वर्क एनर्जी थ्योरम की, एनर्जी भी कंजर्व कर सकते थे। अच्छा सुन, इससे पहले वाला सवाल अभी तो किया था, इससे जो पहले वाला किया था, वो जो वहाँ किया था, क्या लिखा था अपन ने? बोल, -12mv², याद है? शुड बी इक्वल टू क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ ही नहीं आया? ये हो गया चमत्कार। काट देना बेटा इसको। ये क्या है? लोगों ने बोला यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फ्रिक्शन वाला वर्क डन गायब कर देते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। ये भयंकर बड़ा वाला है बेटा, चमत्कार वाला, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद था, ये जो क्वेश्चन किया है इसमें फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन है क्या? बोल ही नहीं रहे, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर मान लें यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो आप लोगों के लिए जो फायदे की चीज़ है वो क्या है? आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई है? अच्छा, एनर्जी कंजर्व आप कब कर सकते हो? क्या इस कंडीशन से इस कंडीशन तक, या इससे टक्कर के बाद की कंडीशन से, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तब तक की कंडीशन तक? टक्कर के बाद या टक्कर के पहले? कहाँ से कम टक्कर? क्यों टक्कर के बाद? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी, तो बोल वेलोसिटी बदल के क्या 2.5 हो जाएगी? ये कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्या किया मैंने? P इनिशियल इक्वल्स टू, इनिशियली क्या हो रहा है? 0.5 × 10 इज इक्वल टू, बोल भाई आप कितने का हो गया? 2 किलो का, और दोनों साथ जाने लगे तो V की वैल्यू क्या हो गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये तो आ गया समझ? भाई जब ये गोली इससे लग गई, तो गोली लगने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई, ये कितने किलो का बन गया? 2 kg का। ये आपकी स्प्रिंग वैसी की वैसी रही, और ये V इक्वल्स टू 2.5 से जाने लग गया। बोलो ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब यहाँ से लेके इसके कंप्रेशन तक में एनर्जी के अंदर नहीं आया समझ? क्या लिखूँ? बोलो, KI + EY इज इक्वल टू K फाइनल प्लस, बोल K इनिशियल, हाफ mv², हाफ इंटू 2 × 2.5 का स्क्वायर। क्या U इनिशियल? 0। स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन, फाइनली क्या स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन? क्या मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि आपकी जो ब्लॉक है वो रुक चुका होगा। ब्लॉक क्या हो चुका होगा? K फाइनल हो गई 0, और प्लस स्प्रिंग में कंप्रेशन x, तो हाफ K, क्या बेटा x की वैल्यू आ जाएगी? K की वैल्यू 10 है। कितनी बोल रहे हैं आप लोग? √, क्या ये आ रहा है? सही जवाब। किस किस ने पहली बार में सही निकाला था? पहली बार में सही, गुड, अच्छा लगा देख, नाइस। क्या बाकी लोग सही जा रहे थे? क्या कोशिश सही जा रही थी? ठीक, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को यही नहीं पता लगा कि कहाँ से शुरू करें? ऐसा तो कोई भी नहीं। चलो, नहीं, बस ये पता लगना कि मोमेंटम कंजर्व हो गया, इतना काफ़ी नहीं है। इक्वेशन लिखनी भी होती है,
कई लोगों को क्या पता होता है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इक्वेशन ही नहीं लिखते और बस बोलते रहते हैं मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम। इक्वेशन तो लिखो, अरे भाई लिखनी चाहिए ना। वेरी गुड। बारिश का माहौल बनते हुए बहुत ही जबरदस्त मौसम। लिखिए, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्प्रिंग, sorry string, find out the tension in the string at the topmost point, at the topmost point if the bullet gets embedded in the shown situation. Find out the tension in the string at the topmost point if the bullet gets embedded, if the bullet gets embedded in the shown situation. If the bullet gets embedded, EMBEDDED, string बेटा, रस्सी, string, ट्रिंग, फोन की घंटी वाली ट्रिंग, हाँ, gets embedded in the shown situation. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, बंदे में भागम वंदे मातरम। आमीन। याद है वर्टिकल सर्कल? गोली आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 1 किलो की गोली है, बहुत ही जोरदार आई, ब्लॉक से टकराई, इस ब्लॉक से टकरा के इसी के अंदर समा गई, तो क्या 2 किलो का बन गया? आर की वैल्यू 1 दे रखी है, तो बोलो इसे पूरा घुमाने के लिए इसकी वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट, सबको याद है? अब देखो घूमेगा क्या, पहले तो ये चेक करो ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा क्या, और अगर पहुंचेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसमें टेंशन बतानी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी में क्या बतानी है? टेंशन। करिए, आओ चलो लेट्स चेक। क्या बेटा सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे? कैसे कंजर्व करेंगे? पी इनिशियल इज पी फाइनल, लेट्स सी पी इनिशियल पी फाइनल अप्लाई करते हैं, आप लोग भी चेक करें, देखें जरा आप लोग क्या कर रहे थे। लेट्स सी एवरीवन, पी इनिशियल इज हाउ मच? 20 into 1, पी फाइनल इज हाउ मच? क्या बेटा 2 into v, क्या इक्वेट कर दें? 20 is equal to 2v, मतलब कि v equals to, ये सबको समझ में आया पहले तो? अब अगर बताओ अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या? ये बॉल के साथ में क्या ये 2 किलो का सिस्टम बन गया? 2 किलो का सिस्टम ऊपर कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो जा रहा है कि 100%? अब ये एक की जगह यहाँ पे 2 लिख दूं तो चलेगा? चलो बहुत बढ़िया। सुनिए, 2 किलो का बॉल कितने से ऊपर जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहले चेक करो ऊपर जाएगा भी, तो क्या है रूट 5gr कर लूं? रूट 5gr इज व्हाट? यही होना चाहिए ना, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gr। यार इतना सारा पढ़ा दिया यार, उसके बाद भी ऐसे मुंडियां हिला रहे हो यार, याद नहीं है क्या? बोलो क्या आ जाएगा? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr है, अगर ऐसा है, 50 इंटू r इज 1, रूट 50, रूट 50 कितना हो गया? 5 रूट 2, ये तो 10 है, 5 रूट 2 तो 10 से कम होता है, मतलब ये तो घूमेगा, मतलब ये तो 10 जो है वो 5 रूट 2 से क्या है बेटा? ज़्यादा। 10 जो है वो 5 रूट 2 से क्या है? 5 2 जा 10 होता है, 5 रूट 2 जा तो 7 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये तो मस्त घूमेगा। चलो भाई, मतलब ये घूम रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी पहुंचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने किलो का बॉल ब्लॉक पहुंचा? 2 किलो का, 1 किलो का? नीचे को क्या लगा? t, साथ में क्या लगा? mg। अच्छा यहाँ इसकी वेलोसिटी भी तो होगी v, रुकेगा तो है नहीं, पर क्या वेलोसिटी विल चेंज? वेलोसिटी हो गई v, और बाहर को क्या लगा? mv²/r। ये सब लिखना आता है सबको? तो बोलो भाई इक्वेशन लिखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एनएलएम वाली इक्वेशन बोलो
T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 1 सबको देखा? बेटा क्या दूसरी इक्वेशन हम लोग एनर्जी से लिखते हैं? बोलो एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक कंजर्व। तुम्हें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा? सबको आ रहा है? अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन इन दिस केस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बेटा इसी वाले पॉइंट पर आपने जीपी को 0 मान लिया। यहाँ पर अगर आपने जीपी को 0 मान लिया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बेटा 2mgr होगी। वेरी गुड। क्या लिखूं बोलो? k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। सही है? k इनिशियल इज व्हाट? हाफ इनटू 2 इनटू 100 हाफ m v स्क्वायर। समझ में नहीं आया? हाफ m v स्क्वायर u इनिशियल 0 इज इक्वल टू k फाइनल हाफ m v स्क्वायर। अरे v हो गई ना वहां पे वेलोसिटी, तो हाफ मास इज 2 और v की वैल्यू पता नहीं v स्क्वायर। बोलो। और u फाइनल भी 0 है क्या? नो सर। तो कितनी है? mg इंटू 2r। mg इंटू व्हाट इज mg? 20 और 2r कितना है? 2 इंटू 1। r की वैल्यू 1 है ना, तो 2r इज व्हाट? 2 इंटू ये 20 क्या लगेगा बेटा mg। यार ये सब लिखवा चुका हूं मैं, ऐसे मत देखो जैसे पहली बार बता रहा हूं। सारे के सारे ऐसे देख रहे हैं मेरे को गेंडा स्वामी बन के। नहीं आता है तो ऐसे क्यों देख रहे हो? सब बोले कहीं के। चलो 2 2 2 2 और कुछ 2 2 4। अच्छा बोल, यहाँ पर क्या बचा बेटा? 100। यहाँ पर क्या बचा? v स्क्वायर प्लस 40। v स्क्वायर प्लस विच मीन्स v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60। अब तो v स्क्वायर निकाल लो ना, v निकालने को कौन बोले? v स्क्वायर आ गया 60, इसको यहाँ पे पुट कर दे। नहीं कर सकते? कर दो पुट। बोलो क्या आ गया? t प्लस mg कितना बेटा? 20 इज इक्वल टू m कितना? 2 v स्क्वायर मतलब अपॉन r कितना? 1। 260 का 120 माइनस 20। वेरी गुड। t की वैल्यू कितनी आ गई? 100। समझ ही नहीं आया सर, पता नहीं क्या करा दिया। अरे आया? अब देख इस वाले क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट चेक हुए। सबसे पहले क्या कोलिजन का कंसेप्ट चेक हुआ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करा लिया इन्होंने, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट एनएलएम, तीसरा कंसेप्ट एनर्जी। जेई एडवांस का सवाल है इसलिए। JEE Advanced consists of questions not from a single topic, multiple topics in a single question, multiple topics in a, इसलिए बहुत बढ़िया सवाल। समझ पा रहे हैं? करना क्या है? मेरे को एनर्जी लिखनी आती है, मेरे को एनएलएम की इक्वेशन लिखनी आती है, मोमेंटम भी कंजर्व करना आता है। 3 चैप्टर एक क्वेश्चन में चेक करवा लिए गए। समझ रहे हैं? अब अगर आपको एनर्जी वगैरह लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसके अंदर सुधार कर लें। एनएलएम की इक्वेशन लिखने में दिक्कत आती है, प्लीज़ उसमें सुधार कर लें। यही समय है सुधार करने का, आगे निकल जाएंगे, बहुत दिक्कत आने वाली है। समझ गए सब लोग? पक्का? छाप लो। छाप लिया? अपने आप किस किसने कर लिया था? गुड, वेरी गुड। चलो खैर, 1-2 लाइन लिखो बेटा जो लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लिखिए, स्टार बनाओ और लिखो। अब सुनो, मैं जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलूँगा ना तो पूरा पूरा मत लिखते रहना, LOCOM लिख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LOCOM। ठीक है, लिख लो। पहला पॉइंट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the law of conservation of momentum is valid in all inertial frames. The law of conservation of momentum is valid in all inertial frames, although momentum of a particle depends on the reference frame. Law of conservation of momentum is valid in all the
inertial frames, although the momentum of a particle depends on reference frame. क्या मतलब है इसका, कोई समझा सकता है? Although the momentum of a particle depends on the reference frame. इसमें लिखा है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है, हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर, जबकि जो मोमेंटम है वो फ्रेम बदलते ही दिक्कत करने लगते हैं. बोलो क्या मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट? गाड़ी में बैठे हो तो वेलोसिटी वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी ना पैदल चलते आदमी की, और पैदल चल रहे हो तो गाड़ी में बैठे हुए की सब कुछ चेंज हो जाएगी. बोलो सही है? तो अलग अलग फ्रेम्स के हिसाब से मोमेंटम तो वेरी करता है, पर तो भी लीनियर कंजर्वेशन का जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला लॉ हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या है, वैलिड है. क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, it is a fundamental law of nature and is not a consequence. तो तेज तेज लिखना है, पेन क्या बंद खुल कर रहा है. It is a fundamental law of nature. It is a fundamental law of nature and is not a consequence. And is not a consequence. consequence. And is not a consequence. वापस बोलो स्पेलिंग, शर्म नहीं आ रही ना. एंड इज नॉट अ कोइंसिडेंस, नहीं कॉन्सिक्वेंस. एंड इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स लॉज. एंड इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स लॉज. जनरली दुनिया में जितने भी लॉ है ना, वो सब आगे पीछे तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करके सब न्यूटन के लॉज से ही डिराइव्ड है. ठीक है? तो इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा इंडिपेंडेंट लॉ है, फंडामेंटल लॉ है. इसका न्यूटन के किसी भी लॉ से कोई संबंध नहीं है, और ना ये उन वाले लॉ से रिलेट होके आता है. ऐसा नहीं है F इक्वल टू dp/dt से अपन ने डिराइव कर लिया. क्या बोल रहे हो सर? वहीं से तो डिराइव किया था. अरे याद करो, पर ये फंडामेंटल है. पर ये क्या है, याद करो, मैंने F इक्वल टू dp/dt बाद में लगा के तुम्हें समझाया था, पर उससे पहले याद करिए मैंने सेंटर ऑफ मास का जो रिजल्ट लिखा था वहां से आपको डिराइव करवाया था. याद है? असलियत वो है, असलियत क्या. ये बातें क्लियर है? आपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये बातें पता होनी चाहिए. अगर कभी वो मोर देन वन करेक्ट के अंदर आ जाए ना, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट आ जाता है ना, तो वो पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं भी आप लोगों को लिखवा रहा हूँ. ठीक है? एक और पॉइंट लिखिए. द रेफरेंस फ्रेम इन विच CM is at rest. The reference frame in which CM is at rest is referred as CM frame. The reference frame in which CM is at rest is referred to as CM frame. वो रेफरेंस फ्रेम जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास किस पे आ रहता है, रेस्ट पे, उस रेफरेंस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CM फ्रेम बोलते हैं. फुल स्टॉप. इसी में आगे द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम is always zero in CM frame. The total momentum of a system is always zero in CM frame. क्यों? अरे बोलो, ये पेन का हमला कौन कर रहा है यहाँ पे? आप कर रही हैं हमला. गिर नहीं गया बेटा, हमला किया गया, मैं समझ रहा हूँ. उसकी पोजीशन हमले वाली ही है. हाँ बोलो भाई, जीरो क्यों? जीरो क्यों? नेट फोन. अबे यार तुम जब बिल्कुल ही मतलब अंधी क्यों मारते हो, सोचा तो करो. बिल्कुल ऐसे आंसर देता है ना कि दिमाग ही नहीं लगाना. मोमेंटम जीरो का क्या मतलब है, नेट फोर्स जीरो. वाह, अरे भैया VCM जीरो है ना. आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास किस पे आ गया, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा,
खत्म। इतनी सी बात बोलनी थी, पता नहीं नेट फोर्स और क्या क्या करने लग गए। सही नाम है तेरा, डाउट मत आ। पीछे से आवाज आ रही है तो पीछे पीछे से बोल लिया कर। तो सारी भड़ास निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पीछे से आवाज आ रही है, आओ। स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। जी सर, 3-4 तरह के फिक्स कुछ फॉर्मेट्स होते हैं बेटा, उनके बारे में बात करेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऊपर ना देखें, यहाँ देखें, ये काम आएगा। स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के अंदर क्या हो जाता है बेटा, सुनो। 3-4 फिक्स फॉर्मेट हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान देना। पहला फॉर्मेट सबसे पहले करा रहा हूँ, देखिए। अब इसमें बात करने की कहाँ जरूरत आ रही है, शांत रहो ना यार। डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ माई बैक। शांत रहो भाई। हमारा वो मास्टर सही था, गजब ही बोलता। सुनो मेरी बात, ये जो ब्लॉक्स है ना बेटा, ये वाले ब्लॉक्स अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे रखे हुए हैं। ये नेचुरल लेंथ जो है बेटा स्प्रिंग की L0 दे रखी है हमें, ठीक है। हमारी इच्छा हुई तो हम लोगों ने पकड़ के क्या किया, ब्लॉक्स को दबा दिया। तो बोलो क्या स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं जो नई कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार की है। ये दोनों इस कंडीशन में आ चुके हैं, ये M है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि ब्लॉक छोटे हो गए। ठीक है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। क्या कंप्रेस हुई है बेटा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। तो अगर पहले स्प्रिंग की पूरी नेचुरल लेंथ जो है बेटा वो L0 थी, तो मान लो अपन ने X0 प्रेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, L0 माइनस X0। बोलो हुई कि नहीं। मान ले ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस x1 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है बेटा, x2। और इस कंडीशन में अब हमने इनको रिलीज कर दिया। ये कौन सी कंडीशन थी इनकी, नेचुरल लेंथ वाली कंडीशन। पर क्योंकि हमारी इच्छा हुई, हम इन्हें रेस्ट पे रखे हुए नहीं देख पाए, समझ में नहीं आया, जल्दी आया। सिस्टम समझने की कोशिश करो। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। ये एक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक स्प्रिंग, इस तरह के जो सिस्टम है, these are called harmonic oscillators. These system are called what? Harmonic oscillators. ठीक है। अभी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर बना ना, आपसे पूछा कि जब आपने इस जगह पर इनको कंप्रेस करके रिलीज किया तो ये वापस से नेचुरल लेंथ पे आएंगे, तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी, करो। बहुत खुश हो रहे हैं, और सवाल समझ में आया था ना, आप करो। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m and 3m. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m and 3m when they reach the natural length again.
व्हेन दे रीच द नेचुरल लेंथ अगेन। साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे ना नेचुरल लेंथ पे, अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे एक साथ। इन ब्लॉक्स का मैक्सिमम कंप्रेशन भी एट द सेम टाइम होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन भी एट द सेम टाइम होता है, नेचुरल लेंथ पे भी एक साथ पहुंचते हैं, सारी कहानी एक साथ होती है। ठीक है, करिए। चलो खैर, पहला फॉर्मेट है, मुझे को कराना है, ध्यान दो। आओ सुनो, सब लोग इधर देखे बेटा, बातें बंद, और ध्यान देना बेटा क्या करना है। सुनना मेरी बात, आप लोगों को जो गिवन कंडीशन हो उसमें इनिशियली दोनों नेचुरल लेंथ में रखे थे। नेचुरल लेंथ से हमने इन्हें कंप्रेस किया, कितना है x0। x0 की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस, वेरी गुड, आप लोग पहली इक्वेशन लिखने में सफल हुए। ठीक है, अब एक चीज बता, अगर इसको एज अ सिस्टम ट्रीट करेगा तो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास भी तो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास इनका हमेशा यहीं कहीं बीच में रहेगा, वापस भी जाएगा, वापस यहीं आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास तो हमेशा किस पे रहा? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो क्या मैं m1r1 इक्वल्स टू m2r2 भी लिख सकता हूँ? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? एज cm इज एट रेस्ट, cm इज एट रेस्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? m1r1 इक्वल्स टू m2r2। बोलो सही है? अगर मैं ये वाली बात लिख सकता हूँ तो बोलो यहाँ पर r1 इज x1 और m2 इज 3m, है ना? m इंटू x1 इज इक्वल टू 3m इंटू x2। बेटा 3m का x2 माना है ना, और m का क्या माना है? x1, तो mx1 इज इक्वल टू 3m x2। ये इक्वेशन सबको समझ में आती है? सेकंड इक्वेशन आपके सामने, जिससे m और m कटने से हमारे पास में x1 की वैल्यू क्या आ गई? 3x2। इस इक्वेशन को क्या हम लोग ऊपर काम में ले सकते हैं? जैसे ही इसको ऊपर काम में लिया तो हमारे पास में कितना आ गया बताइए? x0 इज इक्वल टू x1, मतलब क्या 4x2 लिख दूं? चलो एक एक करके ही लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोटे रहोगे। तो यहाँ से बेटा x2 की वैल्यू कितनी आ गई? x0 बाय 4। बोलो आया कि नहीं? और इसी तरह से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x0 बाय 4। बोलो आएगी ना? वेरी गुड, ये दोनों वैल्यूज आपके सामने। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जाता कि x1 और x2 की वैल्यू क्या है, तो क्या मैं वो भी निकाल सकता था? मेरे से क्या पूछा गया? वेलोसिटी। मेरे से तो क्वेश्चन में क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जब वो दोनों कहाँ जाए? अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाए, नेचुरल लेंथ पे वापस। और जब अब की बार जब नेचुरल लेंथ पे आएंगे तो रेस्ट पे थोड़ी रहेंगे, अरे कंप्रेस करके छोड़ा है ना, तो ये भी आगे की तरफ जा रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक भी नेचुरल लेंथ पे रुकेगा थोड़ी, आगे बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यही कहानी है। अब क्या अप्लाई करो? इसके बाद की कहानी क्या होगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द कहानी फर्दर? क्या बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया, लेट्स अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो भाई, क्या ये पिचकाउड पोजीशन से लेके एक्सटेंडेड पोजीशन तक की एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं? समझ में नहीं आया? पिचकाउड पोजीशन में जब आपने रिलीज किया तब इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? 0 है ना? क्या है बेटा वेलोसिटी? इस समय 0 है। और जब ये दोनों वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचे तो इसकी मान ले v1 है और इसकी क्या मान ली मैंने? v2 है। नहीं आया समझ में? तो वापस पहुंचने पे v1 v2 हो गई। तो बोल इनिशियली इसकी एनर्जी क्या लिखूंगा? ki प्लस ui इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल 0, u इनिशियल भी 0, हाफ के x0 स्क्वायर। कंप्रेशन कितना है? x0 दबी हुई है ना नेचुरल लेंथ से, तो स्प्रिंग की तो पोटेंशियल आएगी, कितनी आएगी? हाफ के x0 स्क्वायर। समझ ही नहीं आया? सबको आया? वेरी गुड। इज इक्वल टू k फाइनल हाफ mv स्क्वायर। v1 लिख दूं? पक्का? और आगे आगे अरे 3m भी तो है, प्लस हाफ इंटू 3m इंटू, बोलो आएगा? अब एक चीज बता, v1 और v2 दोनों निकालने हैं, तो एक इक्वेशन तो अभी भी मिसिंग है ना? कैसे है? एक और इक्वेशन जो आपके पास में मिसिंग है
अभी वो वाली इक्वेशन जो है वो कहाँ से आने वाली है, अब आप लोगों को ये बताना है जल्दी से। अरे कौन सा बहुत मेजर लॉ लगाना भूल चुके हैं आप, मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सा लॉ लगाना भूल गए? तो यहाँ पर V1 और V2 का भी तो एक रिलेशन चाहिए, वो वाला रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ। तो लेट्स अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। करें बेटा अप्लाई, बोलो इनिशियली 0, इनिशियली व्हाट, फाइनली बोल ही नहीं रहे। M1 V1 और ये कितने से जा रहे हैं, V2 से। मैं राइट हैंड साइड को क्या मान रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव, और इधर को क्या मान रहा हूँ, तो बोल क्या लिख सकता हूँ, 3mV2 माइनस mV1। अरे यार क्या लिख दूँ बेटा, 3mV2 माइनस mV1। समझ में आया? क्या दोनों बराबर कर दूँ? बराबर किए तो कितना आ गया बोल, 3mV2 इज इक्वल टू क्या बेटा, mV1। यम यम बोलो, V2 इज इक्वल टू V1 बाय। समझ में आया? ये जो V2 और V1 का रिलेशन है, क्या यहाँ पे यूज किया जा सकता है? लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V2 हियर, V1 बाय 3। क्या पुट कर दिया, V1 बाय 3। इसको बोला मैंने 2, और फिर क्या बोला बेटा, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। जल्दी बताओ क्या है, कैन यू सॉल्व, कैन यू सॉल्व, बोलो क्या आ जाएगा, हाफ kx0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m इंटू, बोलो v2 की जगह कितना आ गया, v1 स्क्वायर बाय 9। सही है क्या बेटा, 3 3 जा 9, हाफ हाफ हाफ। देखा किसी को? अपने को क्या निकालना है, v1 निकालना है ना यहाँ से, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी। बोल kx0 स्क्वायर इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर प्लस mv1 स्क्वायर बाय 3। क्या बेटा 3 LCM, तो ये 4v1 स्क्वायर बाय 3 आ गया। समझ ही नहीं आया, आएगा ना? ये कितना हो गया बेटा, 4mv1 स्क्वायर बाय, और इधर क्या आ गया, kx0 स्क्वायर। तेरे को v1 निकालना है बेटा, बोलिए v1 कितना आ गया, 3kx0 स्क्वायर बाय 4m का आंसर। अरे बोलो भाई, अच्छा अब क्या V2 आ गया, V1 बाय 3। V2 इज व्हाट, V1 बाय 3। पहला फॉर्मेट स्प्रिंग के क्वेश्चंस, फॉर्मेट नंबर 1 थोड़ी सी खतरनाक होती है, प्रोसीजर है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको लगेगा यार ये सर कैसे कितने बारी बारी सवाल कराए थे आप, पहले यही सवाल करवा देते। पर वो लगेगा, वो इसलिए क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके होंगे। समझ रहे हो? तो इन सब बातों को समझिए, सोचिए, जानिए, बूझिए, तब जाके ढंग से बूझेगा। आप तो ये देख लो कि आपको तो फंडामेंटल लॉस काम में लेना है। सबसे पहली चीज क्या अप्लाई की मैंने इस वाले फॉर्मेट में, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास इज एट। देखो ये x0 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 तो कोई भी लिख देता, ये बड़ी बात थी क्या, ये तो कोई भी लिख देता, ये हर कोई लिख पाता क्या, अब ये लिखता, समझे। m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 अप्लाई किया तो x1 x2 का एक रिलेशन आया, जिससे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया दोनों ब्लॉक्स। मतलब देखो आप जब इन दोनों को ऐसे रिलीज ऐसे दबा के छोड़ रहे हो ना, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट अलग हैं, क्योंकि मास भी अलग है, मास भी क्या है दोनों के। क्या ये बातें क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आती हैं? वेरी गुड। इसके बाद में मैंने क्या लगाया, एनर्जी। एनर्जी में क्या V1 V2 दो अननोन थे, मतलब मुझे V1 और V2 के बीच में एक रिलेशन चाहिए था। वो रिलेशन कहाँ से आएगा? 3 लॉ। पहली चीज CM एट रेस्ट, दूसरा एनर्जी, और तीसरा क्या ये बातें क्लियर है? फॉर्मेट 1, फॉर्मेट नंबर। कुछ भी समझ में आया है? पक्का? ठीक है, कल मिलते हैं।
ओके बाय।